हाँ स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से जोरों जोरों से चल रही होगी। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज अपन इस पॉडकास्ट सीरीज में इकोलॉजी का जो सेकेंड टॉपिक है इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो अपन ये जो इकोसिस्टम जो टॉपिक है, इकोसिस्टम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक मोटा मोटा तुम लोगों को एक आइडिया बता देता हूं कि भाई ये जो इकोसिस्टम जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं। जैसे हमेशा अपन ऐसा ही करते हैं कि कोई भी टॉपिक का अपन पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले कि भाई मेजर कौन कौन से टॉपिक है। तो ये जो इकोसिस्टम है इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अपन करेंगे कि भाई जो इकोसिस्टम है वो एक्चुअली में क्या है, इस इकोसिस्टम टर्म को समझेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, अपन नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे। उसके बाद जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है बायोटिक और एबायोटिक जो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे। और वहां पे अपन प्रोड्यूसर की बात करेंगे, अपन कंज्यूमर्स की बात करेंगे। और इकोसिस्टम में अपन जो फूड चेन की बात करते हैं फूड चेन की स्टडी करेंगे। वहां पे टाइप ऑफ फूड चेन की बात करेंगे, फूड वेब की भी बात करेंगे। और उसके बाद अपन इकोसिस्टम के जो फंक्शन है जैसे प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। और उसके बाद अपन एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, डीकम्पोजिशन की बात करेंगे। और उसके बाद अपन डीकम्पोजिशन के बाद मिनरल कहीं की साइकिल की बात करेंगे। और उसके बाद फाइनली अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसको अपन एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। तो तुम लोगों को हेडफोन लगा देने हैं और प्रॉपर तरीके से हर एक लाइन को जो बोल रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट होकर सुनना है। तुम लोगों की एनसीईआरटी की हर एक लाइन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी और तुम्हारे दिमाग की जो लाइब्रेरी है उसमें फिट हो जाएगी। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है बात हो रही है इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम टर्म को समझने से पहले यहाँ पे दो तीन टर्म आती हैं। ये जो टर्म है इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एनवायरनमेंट की बात आती है, इकोसिस्टम की बात आती है और इकोलॉजी की बात आती है। ये जो टर्म है अलग अलग जो टर्म है, जैसे अपन एनवायरनमेंट की बात करें तो वो कहीं की दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक बायोटिक होता है एक एबायोटिक होता है। जब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है तो जिसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस इंटरेक्शन की, इस इकोसिस्टम की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे इकोसिस्टम की बात हो रही है तो जो इकोसिस्टम है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, और वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, वो कंप्लीट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अपन मेनली कहीं ना कहीं दो इकोसिस्टम की बात करते हैं, एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दूसरा है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे खास बात नेचुरल इकोसिस्टम की यह है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट बोलो तो या पे ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ये परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे ग्रासलैंड हो गया। और अपन जैसे एक्वाटिक नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं तो जैसे अपन ओशियन की बात करते हैं, जैसे अपन लेक की बात करते हैं, रिवर की बात करते हैं, ये सब कहीं की एक्वाटिक नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। दूसरा जो अपन आर्टिफिशियल नेचुरल, अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूं तो जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है और वो टेम्परेरी होता है। इनकम्प्लीट बोलो तो यहाँ पे ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत होती है। एक और बात अपन कहीं ना कहीं नेचुरल इकोसिस्टम में अगर ऐड करना चाहे तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेंड होता है, सेल्फ मेंटेन्ड होता है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है। और अभी जो बात कर रहे थे अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है, वो टेम्परेरी होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूं जैसे गार्डन हो गया, जैसे अपन कहीं की क्रॉपलैंड की बात कर सकते हैं, जैसे एक्वेरियम की बात कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद
इस इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाने वाले जो कंपोनेंट है उसकी अपन बात करेंगे। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाने वाले जो कंपोनेंट है उसको अपन मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक को अपन लिविंग बोलते हैं और एबायोटिक को अपन नॉन लिविंग बोलते हैं। बायोटिक में अपन प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की बात करते हैं, और अपन एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और एयर की बात करते हैं। और अपन इस इकोसिस्टम टॉपिक में प्लांट को अपन प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्लांट को अपन प्रोड्यूसर बोलेंगे, और यहाँ पे जो एनिमल्स और जो माइक्रोब्स हैं उनको अपन कंज्यूमर्स बोलेंगे। यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स को अपन मैक्रो कंज्यूमर्स बोलेंगे और माइक्रोब्स को अपन माइक्रो कंज्यूमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो कंज्यूमर्स बोलेंगे। तो अपन प्रोड्यूसर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कंज्यूमर्स में मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करेंगे, उसके बाद अपन माइक्रो कंज्यूमर्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर की बात करते हैं। तो पहली बात तो इस इकोसिस्टम टॉपिक में जो भी प्लांट है उनको अपन कहीं की प्रोड्यूसर बोलेंगे। जैसे प्रोड्यूसर इसको अपन क्यों बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर अपन उनको बोलते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके कारण इसको अपन प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज की बात हो रही है। और उसके बाद इन प्रोड्यूसर को अपन ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। इनको अपन ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप अपन इसको क्यों बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉप बोलने के पीछे ये रीजन है कि ये अपना जो भोजन है, ये जो अपना भोजन है खुद बनाते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इसके कारण इसको अपन कहीं ना कहीं अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके बाद इसको अपन कन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्टर भी बोलते हैं। इसको अपन कन्वर्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसके कारण इसको अपन कन्वर्टर भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो प्रोड्यूसर है इसको अपन कहीं की मेनली आगे भी दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। एक होता है मैक्रोफाइट, एक होता है माइक्रोफाइट। जैसे मैक्रोफाइट और माइक्रोफाइट नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रो मतलब कहीं की लार्ज की बात हो रही है, माइक्रो मतलब स्मॉल की बात हो रही है। जैसे अपन कहीं ना कहीं जैसे अगर बात करें, दो टाइप के इकोसिस्टम की बात आती है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैक्रोफाइट देखने को मिलते हैं और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में माइक्रोफाइट देखने को मिलते हैं। जैसे थोड़ा सा अपन मैक्रोफाइट और माइक्रोफाइट और टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक इकोसिस्टम में कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसे मान लो ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है। मान लो ये भी, इसका जो एरिया है वो भी 10 कहीं की 10 मीटर स्क्वायर है और इसका जो एरिया है वो भी 10 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे ये मैक्रोफाइट है तो इसके जो नंबर होंगे, यहाँ पे जो मैक्रोफाइट जो प्रोड्यूसर है इसके नंबर क्या होंगे? कम होंगे। यहाँ पे नंबर क्या होंगे? ज्यादा, क्योंकि साइज क्या है? कम है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जो कंटेंट होता है वो भी क्या होता है? ज्यादा। यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट क्या होता है? कम। यहाँ पे क्लोरोफिल ज्यादा है, इसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। उसके बाद में और अगर बात करूं, जैसे अपन ने ये वाली बात की है, उसके बाद अपन यहाँ पे अपन ये बात करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि जो प्रोड्यूसर है वो कौन कौन हो सकते हैं। प्रोड्यूसर के बारे में अपन बात करें तो जैसे प्रोड्यूसर की बात करें तो जो प्लांट किंगडम के जो भी अपन बात करते हैं, जो भी प्लांट किंगडम में जो भी मेंबर आते हैं उसको अपन प्रोड्यूसर बोलेंगे। जैसे एल्गी की बात करते हैं, वहां पे अलग अलग डिवीजन की बात करते हैं ना। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सब कहीं ना कहीं अपन प्रोड्यूसर में कहीं की कंसिडर करेंगे। उसके बाद अपन प्रोड्यूसर की ये वाली बात की है। उसके बाद प्रोड्यूसर में जैसे फाइटोप्लैंक्टन है उसको भी अपन प्रोड्यूसर में कंसिडर करेंगे। और प्रोड्यूसर के बाद जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, हर्ब बोलो, सर्ब बोलो, ट्री बोलो, ये सब कहीं की अपन प्रोड्यूसर में कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे एक और टर्म तुम समझ सकते हो कि जो हर्ब, सर्ब और ट्री का कहीं की जो वर्टिकल जो अरेंजमेंट है उसको अपन स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर की अपन ने बात की है, और प्रोड्यूसर के बाद जो बात आती है वो कंज्यूमर्स की बात आती है। किसकी बात आती है? कंज्यूमर्स की। अगर कंज्यूमर्स को तुम लोग समझना चाहो, जैसे कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को अपन दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मैक्रो कंज्यूमर्स, एक होता है मैक्रो कंज्यूमर्स, दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर्स। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि बायोटिक के तौर पे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लांट की बात की अपने प्रोड्यूसर के तौर पे, उस पे अपन ने एनिमल की बात की, माइक्रोब्स की बात की। एनिमल को अपन मैक्रो कंज्यूमर्स बोलेंगे और जो माइक्रोब्स है उसको अपन कहीं ना कहीं माइक्रो कंज्यूमर्स बोलेंगे। और उसके बाद अपन एक एक करके स्टडी करते हैं किसकी? मैक्रो कंज्यूमर्स की और माइक्रो कंज्यूमर्स की। मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करूं तो जो मैक्रो कंज्यूमर्स की अगर बात करी तो मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में अपन बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो मैक्रो कंज्यूमर्स अपन एनिमल्स को बोलेंगे।
उसके बाद जो मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करूं मैं, तो अपन मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करें तो अपन जैसे अपन एनिमल्स को मैक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं, और जो मैक्रो कंज्यूमर्स है इसको अपन फेगोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेगोट्रॉप। इसको अपन फेगोट्रॉप क्यों बोल रहे हैं? फेगोट्रॉप एनिमल्स को इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि जो फेगोट्रॉप का मीनिंग होता है कि ये पहले क्या करते हैं, इंजेस्ट, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो पहले भोजन को इंजेस्ट उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उनको अपन फेगोट्रॉप बोलते हैं, अगर कहीं ना कहीं फूड हैबिट के बेसिस पर बात करें तो। उसके बाद इन कंज्यूमर्स को अपन आगे जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, टर्सरी कंज्यूमर्स हो गया, उनकी अपन बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर को अपन टॉप कंज्यूमर कहना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स की मैं बात करूं तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो कहीं ना कहीं हर्बीवोर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, और जो टॉप कंज्यूमर्स है वो हर्बीवोर को तो खाता है या फिर किसी कार्निवोर को भी खा सकता है। जो टॉप कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स होगा, टॉप कंज्यूमर्स की ये खास बात है कि वो दूसरों को तो खा सकते हैं, बट उसको कोई नहीं खा सकता। तो यहाँ पे ये बात की। उसके बाद जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपन रेबिट की बात कर सकते हैं, जैसे डियर की बात कर सकते हैं, जैसे अपन एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर बात करें तो जू प्लैंक्टन की बात कर सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात कर सकते हैं। और अपन सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो वहां पे डॉग की बात हो सकती है, कैट की बात हो सकती है, वहां पे फिशेस की बात हो सकती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। टॉप कंज्यूमर्स की बात करो तो वहां पे टाइगर की बात आती है, लॉयन की बात आती है, व्हेल की बात आती है, शार्क की बात आती है। ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अपन जैसे माइक्रो कंज्यूमर्स की मैं बात करूं तो माइक्रो कंज्यूमर्स अपन किसको बोलेंगे? बैक्टीरिया और फंजाई। जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, उसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं, जिसको अपन डीकंपोजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स भी बोलते हैं। इसको अपन डीकंपोजर्स भी बोलते हैं, डीकंपोजर। इसको अपन सेप्रोट्रॉप भी बोलते हैं, इसको अपन ऑस्मोट्रॉप भी बोलते हैं। इन माइक्रो कंज्यूमर्स को अपन, पहली बात तो इसको माइक्रो कंज्यूमर्स क्यों बोलते हैं? ये साइज के बेसिस पर, साइज में क्या है, छोटे हैं, इसके कारण इसको अपन माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं। और उसके बाद इसको अपन ऑस्मोट्रॉप बोलते हैं। ऑस्मोट्रॉप क्यों बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉप बोलने के पीछे ये रीजन है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई जो डीकंपोजर से पहले अपने भोजन को कहीं की डाइजेस्ट उसके बाद इंजेस्ट करते हैं, इसके कारण इसको अपन ऑस्मोट्रॉप बोलते हैं। इसको अपन डीकंपोजर्स क्यों बोलते हैं? ये अपने भोजन को कहीं की एक प्रकार से ये डीकंपोज करते हैं चीजों को, इसके कारण इसको अपन डीकंपोजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स बोलते हैं। और अपन माइक्रो कंज्यूमर्स के तौर पे अपन बैक्टीरिया और फंजाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? बैक्टीरिया और फंजाई की बात आती है। किसकी बात आती है? बैक्टीरिया और फंजाई की बात आती है। उसके बाद जैसे माइक्रो कंज्यूमर्स की भी बात की अपन ने, देखो अपन ने कहीं ना कहीं जैसे बायोटिक के तौर पे अपन ने कंज्यूमर्स में अपन ने मैक्रो कंज्यूमर्स की बात की, माइक्रो कंज्यूमर्स की बात की, उसके बाद अपन ने प्रोड्यूसर की भी बात की अपन ने। अभी अपन को कंज्यूमर्स का और प्रोड्यूसर का आइडिया हो गया है, तो अभी अपन को कहीं की फूड चेन को समझने में एक आसानी रहेगी। जैसे फूड चेन की बात करूं तो तुम लोगों को एक फूड चेन के थ्रू हर एक चीज समझा दूंगा। कहीं की जो फूड चेन की बात करूं तो जो फूड चेन है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी उन सब की अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक फूड चेन के एग्जांपल के थ्रू तुम लोगों को हर एक चीज को समझा रहा हूं, बात को सुनते जाना है। जैसे मैं एक फूड चेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे ग्रास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रास है, T1 की बात हो रही है। ग्रास है, रेबिट है, वॉल्फ है और लॉइन है। ग्रास, रेबिट, वॉल्फ और लॉइन, एक फूड चेन का एग्जाम्पल लिया है। जो ग्रास रहेगी वो कहीं ना कहीं T1 बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट बोलेंगे, इसको ट्रॉपिक लेवल सेकंड बोलेंगे। रेबिट को और डियर को अपन ट्रॉपिक लेवल थर्ड बोलेंगे, और लॉइन को अपन ट्रॉपिक लेवल क्या बोलेंगे? फोर्थ बोलेंगे। T1, T2, T3 और T4, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद अपन ग्रास को प्रोड्यूसर बोलेंगे, उसके बाद आगे अपन प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद अपन टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉप कंज्यूमर। उसके बाद अपन, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं, बातों को समझते जाना। इसको अपन प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, उसके बाद इसको अपन सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, उसके बाद वॉल्फ को अपन कहीं की प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हैं, उसके बाद अपन लॉइन को सेकेंडरी कार्निवोर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर बात करूं तो एक प्रीडेशन प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? प्रीडेशन प्रोसेस हो रही है। प्रीडेशन की बात हो रही है तो प्रीडेशन प्रोसेस के थ्रू कहीं की एक ट्रॉपिक लेवल से जो अगला जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें कहीं की एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो प्रीडेशन होती है वो एक कॉन्ड्यूट के रूप में काम करती है, एक टनल के रूप में काम करती है, एक चैनल के रूप में काम करती है, एनर्जी ट्रांसफर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है। और तुम लोग अगर इसके बारे में और भी बातें होती है, बातों को समझते जाना है। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो कहीं की 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कितने एनर्जी जो कहीं की जो ट्रांसफर होती है वो 10% होती है। उसके बाद
अपन कहीं ना कहीं जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कहीं की अपन वन ट्रॉपिक लेवल से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं की डिक्रीज होती जा रही है, क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी है, उसके बाद 100 किलो कैलोरी है, उसके बाद अपन 10 किलो कैलोरी, उसके बाद 1 किलो कैलोरी है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। उसके बाद जैसे अपन बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे बायोमास की बात करें तो बायोमास है वो भी अपन कहीं ना कहीं जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कहीं की बायोमास है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करूं तो भी अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कहीं की उस कंडीशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और जैसे कंपटीशन की बात करूं तो अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इस कंडीशन में जो कंपटीशन है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इन बातों को तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद इस फूड चेन की अपन ने बात की है। उसके बाद अपन फूड चेन की जो टाइप है, टाइप ऑफ फूड चेन की बात करता हूं। जो अपन फूड चेन की अपन मेजर तीन कहीं की टाइप की बात करते हैं, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है पैरासिटिज्म फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। बातों को समझते जाना है। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं तो जो ग्रेजिंग फूड चेन को अपन ऐसे समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन का अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने वही वाला एग्जांपल अभी अपने जस्ट लिया, जैसे ग्रास की बात करता हूं, रेबिट की बात करता हूं, वॉल्फ की बात करता हूं, लॉयन की बात करता हूं, वो एक ग्रेजिंग फूड चेन का एक एग्जांपल है। इस फूड चेन को देख के तुम लोगों को पता लग रहा है कि ग्रेजिंग फूड चेन है वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ बात हो रही है। स्मॉल कंज्यूमर से लार्ज, कहीं की स्मॉल प्रोड्यूसर से एक लार्ज कंज्यूमर की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है यहाँ पे कहीं की वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है, ये वाली बात हो रही है। उसके बाद जो सेकंड है उसको बोल रहा हूं पैरासिटिज्म फूड चेन। क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं पैरासिटिज्म फूड चेन। पैरासिटिज्म अगर फूड चेन की बात करें तो अपन पैरासिटिज्म फूड चेन की बात करें तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पैरासिटिज्म फूड चेन का जो एग्जांपल है, जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे ट्री है, क्या है, ट्री है, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर क्या है, ट्री है, और उसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल सेकंड पर क्या है, बर्ड्स की बात हो रही है, जो ट्रॉपिक लेवल थर्ड है वहां पे इंसेक्ट की बात हो रही है, पैरासाइट की बात हो रही है। मान लो जो प्लांट है वो 1 है और उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो 10 है और उसके बाद जो इंसेक्ट या पैरासाइट है वो मान लो 100 है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो साइज है कहीं की अपन बोल सकते हैं कि लार्ज प्रोड्यूसर से एक स्मॉल कंज्यूमर्स की तरफ है। एक प्रकार से कहीं की जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज साइज का और जो कंज्यूमर है वो स्मॉल साइज का है। उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये वाली जो फूड चेन है वो भी प्लांट पर क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये पैरासिटिज्म फूड चेन की बात आई है। जो थर्ड फूड चेन आती है वो डेट्राइटस फूड चेन की बात आती है। और डेट्राइटस फूड चेन अपन किसको बोलेंगे, डेट्राइटस फूड चेन में तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो प्लांट से कहीं की स्टार्ट नहीं होती है, वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है, वो कहीं की डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है। डेड मटेरियल पर कहीं की जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो फीड कर रहे होते हैं, उन डेड मटेरियल की जो एनर्जी है वो कहीं की जो माइक्रोब्स है उसमें जा रही होती है। अपन थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करके इसको समझते हैं। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन होगी, दूसरी डेट्राइटस फूड चेन होगी। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो अपन ने वो वाली बात की कि भाई जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और जो कहीं की जो डेट्राइटस फूड चेन है वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और अपन ने ग्रेजिंग फूड चेन में ये बात की कि भाई जो ग्रेजिंग फूड चेन है वहां पे कहीं की जो माइक्रोब्स है वहां पे इंक्लूड नहीं है, वहां पे कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। और अपन ने डेट्राइटस फूड चेन की बात की है कि वहां पे माइक्रोब्स को कंसीडर किया जा रहा है। और एक और बात तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है, कौन सी फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन है, वो जो एनर्जी का जो लॉ है, जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन से ग्रेजिंग फूड चेन में, सॉरी अपन बोले तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। और कहीं की डेट्राइटस फूड चेन की बात करूं तो वहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात को भी तुम लोग ध्यान रखना है। उसके बाद एक और बात कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करूं तो कहीं की जो मेजर जो कंड्यूट के रूप में जो ग्रेजिंग जो फूड चेन काम करती है वो ग्रेजिंग फूड चेन होती है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर के रूप में जो मेजर जो कंड्यूट के रूप में काम करती है वो डेट्राइटस फूड चेन होती है। तो अपन ने ये फूड चेन की बात की है, किसकी बात की है, फूड चेन की बात की है। उसके बाद फूड चेन के बाद अगर अपन और बात करें तो यहाँ पे जो बात आती है फूड वेब की बात आती है। किसकी बात आती है, फूड वेब की। अपन किसको बोलेंगे, फूड वेब। जैसे फूड वेब की बात करो तो कहीं ना कहीं
फूड चेन के अपन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को, इंटरकनेक्टेड फूड चेन के नेटवर्क को अपन क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड वेब। इंटरकनेक्टेड फूड चेन के नेटवर्क को अपन फूड वेब बोलेंगे। यहाँ पे बात को समझना है। एक और बात, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, चाहे फूड चेन हो चाहे फूड वेब हो, एक और बात ध्यान रखना है, नेचर में हमेशा फूड वेब एग्जिस्ट करती है, न कि फूड चेन। और एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। उसका पाथ है वो डिफरेंट हो सकता है, बट एनर्जी का जो फ्लो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। और जो मिनरल्स का फ्लो है वो साइक्लिक होता है। एक और बात यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपना जो बायोस्फीयर है वो एनर्जी के लिए ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, और मिनरल्स के लिए कहीं कि अपना जो बायोस्फीयर है वो एक क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है। उसके बाद एक और बात, अपन बोले कि भाई जैसे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर लास्ट वाला कहीं की जो तुम लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा ऑर्गेनिज्म वाला और बायोडाइवर्सिटी वाला, तो वहां पे इस चीज को मेंशन कर रखा है कि अपन कहीं की इक्वेटर पर की बात होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वहां पे टाइप ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज क्या होती है, ज्यादा। तो वहां पे डाइवर्सिटी होती है, वो भी क्या होती है, ज्यादा। तो वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होने के कारण इस टाइप के इकोसिस्टम की जो फूड वेब होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। क्या होगी, कॉम्प्लेक्स। अगर फूड वेब कॉम्प्लेक्स है तो इस टाइप के इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा। जैसे एक अपन बात करते हैं आर्कटिक टुंड्रा की बात करूं, तो वहां पे टाइप ऑफ स्पीसीज है, वेराइटी ऑफ स्पीसीज है, वो क्या होती है, कम होती है। अगर ये स्पीसीज कम है तो वहां पे जो डाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, कम। और जो फूड वेब होगी वो सिंपल होगी, और फूड वेब सिंपल है तो इस टाइप के इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे एक और बात आती है, जैसे एक होता आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक होता नेचुरल इकोसिस्टम, अभी अपने बात की है। जो नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं तो वहां पे जो टाइप ऑफ स्पीसीज है, जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, कहीं की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, ज्यादा। और जो फूड वेब होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, इसके कारण जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूं तो जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में टाइप ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, बोल सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, कम होती है। और जो फूड वेब होती है वो सिंपल, इसके कारण जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आर्टिफिशियल नेचुरल इकोसिस्टम की बात की अपन ने, यानी कि फूड वेब की अपन ने बात की। उसके बाद अपन ये फूड वेब के बाद इकोसिस्टम के जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उनकी अपन ने बात की। उसके बाद अपन इकोसिस्टम की जो फंक्शन है उसकी अपन बात करेंगे। इकोसिस्टम के जो फंक्शन है, इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करने से पहले तुम लोगों को यह भी ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अपन प्लांट पैरासाइट की बात करूं तो वो कहीं की ट्रॉपिक लेवल सेकंड पर आते हैं। अगर एनिमल पैरासाइट की बात करूं, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन की बात करते हैं, लीच ऑन कैटल की बात करते हैं, कॉपीपोड्स ऑन मैराइन फिश की बात करते हैं, तो ये जनरली अपन बोल सकते हैं कि ये ट्रॉपिक लेवल थर्ड पर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। जनरली बोल रहा हूं, बाकी ये फूड चेन पर डिपेंड करेगा कि अपन को जो फूड चेन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद और भी अपन बात करें तो जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करूं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को लेके पहली बात तो तुम लोगों को एग्जांपल जो अपनी मॉर्फोलॉजी का जो लीफ की बात करें तो लीफ के जो मॉडिफिकेशन है वहां पे ये बातें दे रखी है। जैसे अपन पीचर प्लांट नेपेंथिस की बात करते हैं, यूट्रिकुलेरिया वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे तुम लोगों को ये जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है इनका कोई एग्जाम्पल देखे अगर तुम लोगों को पूछे तो पहली बात तो जैसे मैं बता सकता हूँ, ध्यान रखना बात को, इसमें जो अगर मान लो कि तुम लोगों को मान लो कोई उसका एग्जाम्पल दे रखा है और वहां पे तुम लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल ये दे रखा कि ये प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर होंगे। उसके बाद सेकंड तुम लोगों को ये दे रखा है, तुम लोगों को ये दे रखा है कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। उसके बाद तुम लोगों को अगर मान लो कि ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है कि मान लो वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ये दे रखा है ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखें तुम लोग। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओमनीवोर की तरह बिहेव करते हैं। ओमनीवोर बोलो तो वो हर्बीवोर की तरह भी बिहेव करते हैं और कार्निवोर की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे अपन स्पैरो की बात करूं तो स्पैरो जब कहीं ना कहीं इंसेक्ट को खाएगी तो वो कार्निवोर की तरह बिहेव कर रही है, अगर वो सीड को खाएगी तो वो हर्बीवोर की तरह बिहेव कर रही है। इसी टाइप से क्रो की भी बात करते हैं, कॉकरोच की भी बात करते हैं, वो भी क्या होते हैं, ओमनीवोर होते हैं। उसके बाद ये वाली अपन ने कंप्लीट बात की है। उसके बाद जो इकोसिस्टम के जो फंक्शन है उसकी अपन बात करेंगे। इकोसिस्टम के जो फंक्शन है, इकोसिस्टम के फंक्शन में अपन प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी के बाद एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, और एनर्जी फ्लो के बाद अपन डीकंपोजिशन की बात करेंगे, और उसके बाद अपन मिनरल साइकिल की बात करेंगे, और उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे। सबसे पहली जो बात हो रही है प्रोडक्टिविटी, किसको बोलेंगे अपन, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी अपन किसको बोलेंगे, किसी भी यूनिट एरिया के अंदर जो प्लांट है,
देखो एक होता है प्रोडक्टिविटी, एक होता है फोटोसिंथेसिस। किसी एक प्लांट के रेफरेंस में अपन बात करें तो उसको अपन फोटोसिंथेसिस टर्म यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं अपन बोलो तो प्रोडक्टिविटी को समझना है अभी। अगर कोई यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट एरिया में अगर मान लो एक यूनिट एरिया है, क्या है, यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में जितने भी प्लांट हैं, इस यूनिट एरिया में मान लो जितने भी प्लांट हैं, इन प्लांट के थ्रू एक प्रकार से कितना ऑर्गेनिक फूड कहीं की अपन बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रेट बोल सकते हैं। यूनिट एरिया के अंदर जो कहीं की प्लांट प्रेजेंट है उनके फोटोसिंथेसिस की रेट को अपन प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यूनिट एरिया में ये जो प्लांट है इनके ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्मेशन की रेट को अपन प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यूनिट एरिया में जो प्लांट है इनके कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं बायोमास के फॉर्मेशन की रेट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद एक और मैं बात करूं, जैसे अपन प्रोडक्टिविटी की तो ये बात की है, क्या प्रोडक्टिविटी को मेजर भी किया जा सकता है? बिल्कुल प्रोडक्टिविटी को मेजर भी किया जा सकता है। देखो प्रोडक्टिविटी को मेजर अपन वेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, वेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और एनर्जी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे वेट की फॉर्म में मैं बात करूं तो अपन जैसे इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या रहेगी, जैसे अपन किलोग्राम पर ईयर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर मैं ग्राम में बात करूं तो ये भी हो सकती है, जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बोल सकते हैं। और उसके बाद में एनर्जी के रेफरेंस में बात करूं तो अपन इसकी जो यूनिट होगी वो ये हो जाएगी कि किलो कैलोरी पर अपन मीटर स्क्वायर पर ईयर बोल सकते हैं। तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद अपनी अर्थ की जो टोटल कहीं की जो प्रोडक्टिविटी है जो टोटल जो प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है। देखो अपने बायोस्फीयर का जो 70% जो कहीं ना कहीं जो स्पेस है वो ओशियन कवर करता है, और जो 30% है वो लैंड एरिया है। कहीं की ओशियन वाला जो एरिया है वो ज्यादा है, उसके बाद भी ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, 55 बिलियन कहीं की टन के समथिंग है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो टेरेस्ट्रियल की एरिया है वो कम है, लैंड एरिया कम है, उसके बाद इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। उसके बाद ये वाली अपनी कंप्लीट बातें हो गई है। अभी अपन फंक्शन को लेके प्रोडक्टिविटी की बात की है, किसकी बात की अपने, प्रोडक्टिविटी की बात की है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी की जो बात आती है वो एनर्जी फ्लो की बात आती है। देखो कहीं ना कहीं एनर्जी फ्लो में पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी को न तो फॉर्म किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। और कन्वर्ट जैसे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% ही होती है, और कहीं की 90% एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और वो जो 90% एनर्जी है वो एनवायरमेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उन मॉलिक्यूल की कहीं की रैंडमनेस है, वो डिसऑर्डरनेस से कहीं की एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कहीं की एंट्रोपी का होना भी जरूरी है, बट एक लिमिट तक होना जरूरी है। उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी की अपनी एक कंप्लीट बातें हुई है। उसके बाद अपने एनर्जी फ्लो की ये वाली बात की है। उसके बाद जैसे मैं बात करूं कौन सा जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात कर रहा हूं, डीकंपोजिशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बात कर रहा हूं डीकंपोजिशन, और कहीं की इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बात को समझना है। जैसे मैं बात करूं थर्ड जो टॉपिक है अपना जो कहीं की फंक्शन की बात कर रहा हूं इकोसिस्टम में, वहां पे अपन डीकंपोजिशन की बात कर रहा हूं। तो डीकंपोजिशन में पहली बात तो ये 5 स्टेप में होता है। ये स्टेप को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन को एक स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है वो फ्रेगमेंटेशन है, उसके बाद लीचिंग की बात आती है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म की बात आती है, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन की बात आती है, उसके बाद मिनरलाइजेशन की बात आती है। ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस को भी याद रखना है तुम लोगों को। उसके बाद मैं फर्स्ट बात करूं, जैसे फ्रेगमेंटेशन की बात करूं, किसकी बात करिए अपन, फ्रेगमेंटेशन की बात करिए। तो फ्रेगमेंटेशन में तुम लोगों को ध्यान रखना है कि नाम से ही पता लग रहा है फ्रेगमेंटेशन मतलब कि यहाँ पे फ्रेगमेंट में टूट रही है चीजें, कहीं इनकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो अर्थवर्म होते हैं, जैसे टर्माइट हो गए, जैसे एंट्स होगी, तो वो क्या करते हैं, जो कहीं की जो लार्ज जो मॉलिक्यूल है उसको कहीं की स्मॉल मॉलिक्यूल में कहीं की तोड़फोड़ करते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो सेकंड जो इसका जो स्टेप है जिसको अपन लीचिंग बोलते हैं। यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये होता है कि जो स्मॉल अमाउंट में जो कहीं की जो मिनरल्स हैं, जो स्मॉल अमाउंट में जो मिनरल्स हैं उसका कहीं की वाटर के फ्लो के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और वो कहीं की अवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और इस डिकम्पोजिशन में इस स्टेप का होना कोई जरूरी नहीं है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। थर्ड की बात करूं तो कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ते हो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, कैटाबॉलिज्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं की तोड़फोड़ की बात हो रही है, ब्रेक डाउन की बात हो रही है।
तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया और जो फंजाई की बात करूं, जिसको अपन डीकंपोजिट्स बोलते हैं, ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, और जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडेड है वो भी कहीं की इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद कैटाबॉलिज्म के बाद जो फोर्थ जो स्टेप आती है, जिसको अपन ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है ह्यूमिफिकेशन, मतलब कि कहीं की ह्यूमस के फॉर्मेशन की बात हो रही है ह्यूमस के फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ह्यूमस होती है ना, वो कहीं की एक प्रकार से डार्क कलर का एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, डार्क कलर का एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। और ये जो सब्सटेंस है, इन सब्सटेंस की कहीं की जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी उनके प्रति कहीं की ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद अपन डीकंपोज, जैसे कैटाबॉलिज्म की बात की है, ह्यूमिफिकेशन की बात की, उसके बाद में मिनरलाइजेशन की बात करूं, तो मिनरलाइजेशन में कहीं की मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, फाइनली जो ह्यूमस है वो डिग्रेड होती है और मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, ये जो भी स्टेप है वो कहीं की साइमल्टेनियस चलते हैं, एक साथ चलते हैं ये सब। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो टर्माइट वहां पे काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई टर्माइट बोलेगा कि बैक्टीरिया और फंजाई को बोलेगा कि तुम रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक साथ होती है, साइमल्टेनियस चलती है। समझने के लिए अपन इसको अलग अलग स्टेप में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो डीकंपोजिशन को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले, इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बात पूछी जाती है। जो कहीं न कहीं अपन बात करूं तो वो जो कहीं न कहीं डीकंपोजिशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर की बात करूं, जैसे इसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया और जो फंजाई की बात करूं तो इसको जो कहीं की जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर कहीं की डीकंपोजिशन को भी प्रभावित करेंगे। जैसे तुम लोगों ने वहां पे ये पढ़ रखा है कि जैसे वहां पे अपन 11th में जब फंजाई की बात करते हैं, तो जो फंजाई की जो ग्रोथ के लिए जो बेस्ट जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की बात करूं तो इनकी बढ़िया तरीके से ग्रोथ होगी, इनकी बढ़िया तरीके से ग्रोथ होगी तो कहीं की डीकंपोजिशन की रेट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन समझना है बात को, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डीकंपोजिशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मान लो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही तो इस कंडीशन में भी कहीं की डीकंपोजिशन की रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मान लो कि वहां पे जैसे पीएच की बात करूं, पीएच की बात करूं तो बेसिक मीडियम में कहीं की डीकंपोजिशन की रेट इंक्रीज होती है, और एसिडिक मीडियम में डीकंपोजिशन की रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एरोबिक कंडीशन में डीकंपोजिशन की रेट इंक्रीज होती है, और एनारोबिक कंडीशन में डीकंपोजिशन की रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनारोबिक में इंक्रीज होती है और एरोबिक में डीकंपोजिशन की रेट इंक्रीज होती है, और कहीं की एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में डीकंपोजिशन की रेट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद और अपन इसको समझे तो जैसे कहीं की कुछ जो केमिकल नेचर है, जो सब्सटेंस जो डेट्राइटस है उसकी जो केमिकल नेचर है वो भी डीकंपोजिशन की रेट को कहीं की अफेक्ट करती है। जैसे अपन लिग्निन की बात करते हैं, सुबेरिन की बात करते हैं, ये ऐसे जो केमिकल है वो कहीं की डीकंपोजिशन की रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। लिग्निन हो गया, सुबेरिन वगैरह हो गया। जैसे अपन कहीं की नाइट्रोजन बेस और शुगर का अमाउंट उस डेट्राइटस में ज्यादा है तो डीकंपोजिशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज हो गई। उसके बाद अपन डीकंपोजिशन की ये कंप्लीट बातें हुई है। उसके बाद में डीकंपोजिशन के बाद कहीं की अपन बात करते हैं मिनरल साइकिल की बात आती है। तो मिनरल साइकिल में अपन ये बात करते हैं कि मिनरल साइकिल की बात करूं तो जैसे अभी अपने डीकंपोजिशन प्रोसेस कंप्लीट पड़ी है, तो डीकंपोजिशन में फाइनली क्या हुआ है कि जो मिनरल्स का अमाउंट है वो सॉइल में बढ़ा है, तो सॉइल में मिनरल्स का अमाउंट बढ़ा है तो कहीं की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जो मिनरल्स है वो कहीं ना कहीं मिनरल्स का अमाउंट बढ़ा है तो जो प्रोड्यूसर है, क्या है, प्रोड्यूसर है, वो सॉइल को कहीं की एब्जॉर्ब करेगा। सॉइल एक प्रकार से वहां पे सॉइल से जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ में मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो जो मिनरल्स है वो किस में जाएंगे, प्लांट में जाएंगे। और जब प्लांट को कोई हर्बीवोर खाएगा तो हर्बीवोर में जाएंगे, हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाएगा तो जो कार्निवोर में जाएंगे वो मिनरल्स। और चाहे प्लांट हो चाहे हर्बीवोर हो, प्रोड्यूसर हो, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, कोई इमोर्टल तो होता नहीं, कोई अमर तो होता नहीं। एक ना एक दिन इनकी डेथ होनी है। जब भी इनकी डेथ होगी तो वहां पे डिकम्पोजर्स आएंगे, इनकी तोड़फोड़ करेंगे और फाइनली इन ऑर्गेनिक को ये जो इनऑर्गेनिक है फाइनली वापस से कहाँ पे आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये जो मिनरल्स है वो सॉइल से निकले थे, वापसी कहीं की सॉइल में आए, तो ये मिनरल्स के जो फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, मिनरल साइकिल बोलते हैं। और उसके बाद ये वाले जो इकोसिस्टम के जो फंक्शन है, अपने प्रोडक्टिविटी की बात की है, अपन ने एनर्जी फ्लो की बात की है, डिकम्पोजिशन की बात की है, और उसके बाद अपन ने मिनरल साइकिल की बात की। उसके बाद जो इकोलॉजिकल ये जो इकोसिस्टम, इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं, जिसको अपन एल्टोनियन पिरामिड्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या से क्वेश्चंस अपन को जनरली देखने को मिलता है। तो इस बात को प्रॉपर तरीके से सुनना है, हर एक बात प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगी। जैसे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो एक्चुअली में इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करूं तो जो इकोलॉजिकल जो पैरामीटर है, इकोलॉजिकल जो पैरामीटर है, जैसे अपन नंबर की बात करते हैं, बायोमास की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं,
इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। यहाँ पे अपन 3 पैरामीटर की बात करेंगे। एक तो अपन इको, पहली बात तो एक और ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को अपन एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। 3 पैरामीटर की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, बायोमास की बात करते हैं और एनर्जी की बात करते हैं। ये बात तुम लोगों को ये ध्यान रखनी है फिलहाल कि जो नंबर है वो बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो बायोमास, जो जैसे अपन नंबर की बात कर रहा हूं तो नंबर बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो बायोमास है वो स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, और जो एनर्जी है वो प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते वक्त तुम लोगों को सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि अपन जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बॉटम पे रखेंगे, बॉटम और टॉप की बात होती है, तो बॉटम पे अपन कहीं ना कहीं किसको रखेंगे? बॉटम पे अपन प्रोड्यूसर को रखेंगे, और कहीं की टॉप पे अपन टॉप जो कंज्यूमर है उसको अपन रखेंगे। तो नंबर के कहीं की इकोलॉजिकल, नंबर वाले जो पैरामीटर है इसके इकोलॉजिकल अगर पिरामिड्स की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन ग्रासलैंड की बात करिए या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, जैसे ग्रासलैंड की बात करिए या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, जैसे एक फूड चेन दे रखी है अपन को, जैसे ग्रास है, रेबिट है, वॉल्फ है और लॉइन है। ये जो ग्रासलैंड की बात करूं या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक फूड चेन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब अपन इसको नंबर के अकॉर्डिंग जब इसको अरेंज करेंगे, तो जैसे प्रोड्यूसर की बात करूं तो जैसे मैंने क्या बोला है, ग्रास है, रेबिट है, वॉल्फ है और लॉइन है। तो इनके जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। अपन कहीं की एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट वाले अगले ट्रॉपिक लेवल पर जा रहे हैं, तो इनके नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। अब मैंने तुम लोगों को बोला है कि प्रोड्यूसर को हमेशा अपन कहां पे रखेंगे? बॉटम पे रखेंगे, और जो बॉटम इसके जो नंबर कहीं की इसकी जो लेंथ है वो कहीं की इसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मान लो इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है तो नंबर क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के नंबर क्या है? ज्यादा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर बात करें तो जैसे प्रोड्यूसर है उसके बाद कहीं की अपन किसकी बात करते हैं? जैसे प्रोड्यूसर है उसके बाद अपन प्राइमरी कंज्यूमर की बात आते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर क्या है? कम है। इसी टाइप से जो सेकेंडरी कंज्यूमर से उसके कंपेयर में इसके नंबर कम है, और जो टॉप कंज्यूमर से उसके नंबर क्या है? कम है। तो इसी टाइप से अपन को जो पिरामिड्स देखने को मिलता है वो अपराइट टाइप का देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? अपराइट टाइप का पिरामिड्स देखने को मिलता है। और नंबर की ये बात की अपन ने। उसके बाद अपन अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसका जो पिरामिड से जो नंबर पिरामिड से वो भी कैसा आता है? अपराइट आता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलो तो उसकी जो फूड चेन होती है वो तुम लोगों को पता है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश की बात करी तो यहाँ पे भी नंबर है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी अपन कहीं की बॉटम टू टॉप अगर प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स की तरफ इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे भी जो अपन को जो कहीं की जो शेप देखने को मिलेगी वो अपराइट टाइप की देखने को मिलेगी, अपराइट टाइप का पिरामिड्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ट्री इकोसिस्टम की बात आती है या फिर ट्री डोमिनेंट फॉरेस्ट को लेकर भी बात पूछी जाती है। इसकी अगर मैं फूड चेन बताऊं, जैसे ट्री है, और ट्री जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर ट्री है, ट्रॉपिक लेवल सेकंड पर अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स की बात हो रही है, ट्रॉपिक लेवल थर्ड की बात करूं तो वहां पे अपन इंसेक्ट की बात हो रही है, पैरासाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ट्री है, उसके बाद बर्ड्स की बात हो रही है, उसके बाद इंसेक्ट, नंबर क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका जो पिरामिड्स अपन को इसकी जो शेप देखने को मिलेगी वो इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। उसके बाद और भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर बात करूं तो अर्न शेप या फिर स्पिंडल शेप भी नंबर की जो पिरामिड से नंबर पिरामिड्स देखने को मिलता है। जैसे मान लो एक ट्री है, उस पर अगर मान लो एक ट्री है और उस पर कहीं की बर्ड्स है वो 10 बर्ड्स हैं, और उसके बाद कहीं की अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक लेवल थर्ड पर हॉक की बात हो रही है, बाज की बात हो रही है, तो नंबर मान लो 1 है, 10 है, उसके बाद 2 है, तो नंबर इसका जो पिरामिड्स देखने को मिलेगा, इस फूड चेन का जो पिरामिड्स देखने को मिलेगा वो कहीं की स्पिंडल शेप, अर्न शेप का देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान रखना तुम लोगों को। तो अपन को ये पता लगा कि जो नंबर के जो पिरामिड्स है वो हर टाइप के अपन को देखने को मिल रहे हैं। अपराइट भी देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड भी देखने को मिल रहा है, स्पिंडल शेप भी देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं सेकंड की बात करूं, बायोमास पिरामिड की बात करूं, जो बायोमास वाला जो पैरामीटर है इसकी अपन बात करें, अगर मैं बायोमास की बात करूं तो ये पहली बात तो ये स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे तुम लोगों को बायोमास वाले जो पिरामिड्स है उसको तुम लोगों को ये ध्यान रखना है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, ग्रासलैंड की बात करें तो वहां पे जो अपन ने अभी देखा है जैसे ग्रास, रैबिट, वॉल्फ, लॉइन, इसका जो कहीं की जो पिरामिड्स आएगा वो अपराइट आएगा। अगर अपन एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश की बात करूं, तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम अपन को यहाँ पे इसका जो पिरामिड्स देखने को मिलेगा वो इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। और उसके बाद थर्ड पैरामीटर एनर्जी की बात करूं तो इसका जो पिरामिड्स होगा वो ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। और या फिर तुम लोगों को एक हल्का फुल्का मतलब एक याद करने का एक तरीका बता देता हूं पिरामिड्स का। जैसे मैं बोल रहा हूं एक होता है नंबर पिरामिड्स, एक होता है बायोमास पिरामिड्स, एक होता है एनर्जी पिरामिड्स। तो एनर्जी पिरामिड्स को रटने की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी पिरामिड्स हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। और बायोमास में तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जनरली बायोमास का पिरामिड्स अपराइट होता है, एक्सेप्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। उसके बाद में नंबर पिरामिड्स का अगर तरीका बताऊं
तो नंबर पिरामिड्स का अपन जैसे जनरल अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने बोला कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम का अपराइट देखने को मिल रहा है, ट्री या ट्री डोमिनेंट फॉरेस्ट का अपन को क्या देखने को मिला है, इन्वर्टेड देखने को मिला है। अगर कोई फूड चेन बना के देगा, अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा स्पिंडल शेप या अर्न शेप का, तो अपन को फूड चेन बना के देगा, तो इसको ज्यादा अपन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। फूड चेन बनाएगा तो अपन को नंबर के अकॉर्डिंग अपन इसका कहीं ना कहीं अपना आंसर निकाल लेंगे। अपन को यह ध्यान रखना है कि अपन को बॉटम पे हमेशा प्रोड्यूसर को रखना है, टॉप पे अपन को क्या रखना है, टॉप कंज्यूमर्स को रखना है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स की मैं बात करूं तो तुम लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो पिरामिड्स है इसको लेके कुछ लिमिटेशन की बात होती है, जो कहीं की जो अभी जो रीनीट हुआ था वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं इकोलॉजिकल कहीं की इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई कोई भी, पहली बात तो अपन ये बोलते हैं कि माइक्रोब्स को इस अपन फूड चेन में अपन कंसीडर नहीं करते हैं। माइक्रोब्स को अपन फूड चेन में कंसीडर नहीं करते हैं, फूड चेन में अपन कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जैसे मान लो ग्रास है, रेबिट है, वॉल्फ है, लोइन है, उसके बाद अगर मान लो T5 पर अपन कहीं की माइक्रोब्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो मान लो 1000 किलो कैलोरी है, 100 किलो कैलोरी है, 10 किलो कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी है, 0.1 किलो कैलोरी है। तो यह पूरी 0.1 किलो कैलोरी है, वो किसी एक इंडिविजुअल्स की नहीं है, वो पूरे ट्रॉपिक लेवल की है। जितने भी इंडिविजुअल्स है उन सब की बात हो रही है। अगर 0.1 किलो कैलोरी को अपन, ये जो भी इंडिविजुअल्स है उसमें अपन कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे, तो हर एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल्स की जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत नेग्लिजिबल होगी, जो उसके सर्वाइवल के लिए कहीं की प्रॉपर, उसके सर्वाइवल के लिए कहीं की जितनी उसको रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद ये वाली बात हुई है। तो मैंने पहली बात तो ये बोली कि यहाँ पे माइक्रोब्स को कंसिडर नहीं किया गया है। और एक और दूसरी बात तो ये है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइम पर, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइम पर एक ही ट्रॉपिक लेवल पर पार्टिसिपेट करेगा। वो कहीं की एक टाइम पर अलग अलग, एक साथ अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर, एक ट्रॉपिक लेवल पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन ये कहीं की इसी के साथ ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, जो एल्टोनियन पिरामिड्स है, इसी के साथ ये जो अपना इकोलॉजी का जो सेकंड टॉपिक है इकोसिस्टम, ये खत्म होता है। और इकोसिस्टम के साथ अपनी इकोलॉजी है वो भी क्या होती है, खत्म होती है। अपनी इकोलॉजी है वो भी खत्म होती है। और तुम लोगों को दो लाइनें सुनाना चाह रहा हूं, अच्छी लाइनें हैं, ध्यान से सुनना। जिंदगी तेरी अजीब परिभाषा है, जिंदगी तेरी अजीब परिभाषा है, निखर गई तो जन्नत है, और अगर बिखर गई तो तमाशा है। अगर निखर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। निखरने के लिए तो बिखरने के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, बिखरने के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, संवरने के लिए एक ही संकल्प है, वो है नीट 2025 अपना हो, उसकी एक सीट अपनी हो। इस बात को ध्यान रखिए। तो इसी के साथ ये अपना पॉडकास्ट जो इकोसिस्टम है ये भी खत्म होता है, और अपनी इकोलॉजी का जो ये इकोलॉजी भी खत्म होती है। स्टूडेंट्स तुम लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। और ये पॉडकास्ट का अगर तुम लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है, किस टाइप से बेनिफिट हो रहा है, क्या एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो रही है, तो तुम लोग तुम्हारा जो जवाब है अपना जो कमेंट सेक्शन है वहां पे अपना जवाब दे सकते हो। और इसी के साथ अपन खत्म करते हैं इकोलॉजी को। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय ना। हाँ जी। हाँ। अरे यार